जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का STM आर्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं। दोस्तों, तो मैंने आपसे कहा था कि आज से हम क्लास को शुरू करेंगे, जो क्रैश कोर्स को शुरू करेंगे। क्रैश कोर्स को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। तो चलिए, आज आपके लिए मैं लेके आया हूं खुशखबरी की बात कि आज पहला क्लास है, और भी हिस्ट्री का, जो आप सभी का प्रिय विषय होता है। और हिस्ट्री का आज पहला क्लास है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास, हिस्ट्री अर्थात इतिहास का पहला क्लास को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम इतिहास की सिलेबस की बात कर ले। ठीक है, सिलेबस की बात कर ले तो इसमें कुल मिलाकर 15 पार्ट है। कितने पार्ट है? 15 पार्ट है। ठीक है, जिसमें 15 को पार्टों को पढ़ना क्या है? अनिवार्य है। सभी पार्ट पढ़ना अनिवार्य है, जिसमें से लगभग 7-8 पार्ट ऐसे हैं जो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हम इसमें पूरे चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर 15 पार्ट को ही क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि केवल आपके मौखिक प्रश्न, मुख्य प्रश्न को निकाल के देंगे, लेकिन नहीं, इस बार हम चैप्टर बाय चैप्टर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और मुझे विश्वास है कि एक दिन में, मतलब एक दिन में, ठीक है, एक चैप्टर को कंप्लीट हम करा देंगे। ठीक है, आज पहला क्लास है, और आज पहले क्लास में ही हिस्ट्री का पहला पार्ट जिसका नाम है, ठीक है, हिस्ट्री का पहला पार्ट जिसका नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। जिस चैप्टर का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इस हड़प्पा सभ्यता के पार्ट को आज पूरे तरीके से क्या करेंगे? कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 30 प्रश्न रहेंगे, वो भी लघु उत्तरीय। ठीक है, 30 प्रश्न रहेंगे लघु उत्तरीय, जिसको हम लोग बोलते हैं 2 अंक स्तरीय प्रश्न। क्या बोलते हैं? 2 अंक स्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 15 को बनाना है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक रहेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे कितने नंबर? तो 30 नंबर। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है 5 अंक स्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको लगभग 8 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 8 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 4 बनाना है। ठीक है, और 5 नंबर का रहेंगे, जिसका हो गया पूरा 20 नंबर। ठीक है, कितना नंबर हो गया? तो 20 नंबर। कुल मिलाकर आपका 50 नंबर हो गया। ठीक है, 50 नंबर क्या हो गया। और 5 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय प्रश्न को लेकर, ठीक है ना। 2 अंक स्तरीय प्रश्न में क्लियर किया जाता है लगभग, ठीक है, 30 से 40 शब्दों में, 30 से 40 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना होता है। और इसको अगर हम बता दें कि 6 से 7 लाइन अगर लिख देते हैं, 6 से 7 पंक्ति, तो आपका 30-40 अंक हो जाएगा, और आपको पूरा टोटल 2 नंबर मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और 5 अंक स्तरीय प्रश्न में कम से कम आपको 15 से 20 पंक्ति लिखना होता है, लगभग 70 से 60 यानी 80 से 100 शब्दों में। ठीक है, 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, और आपको पूरा 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको कराएंगे पूरा, ठीक है, पूरे लाइन बाय लाइन प्रत्येक चैप्टर को, 15 चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, और लेसन बाय लेसन, और उसमें केवल उसी प्रश्न को पढ़ाए जाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है, जो सीधे आपके कहाँ पूछे जाएंगे? एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, और जो पूछे गए भी हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, और उसके साथ साथ वीवीआई प्रश्न को भी क्या कराएंगे? सॉल्व कराएंगे, और आपको अच्छे से याद करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हिस्ट्री का पहला चैप्टर। चलिए इसका इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर दिया है कि पुरातत्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है। क्या है? सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे उत्तम क्या है? कसौटी है। ठीक है ना। इतिहास जानने की पुरातत्व क्या है? वह ऐसा विज्ञान है जिससे क्या करते हैं हम लोग? इतिहास को पता करते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और किसी भी सभ्यता के मानव संस्कृति के बारे में जानने के लिए पुरातत्व क्या है? एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय स्रोत है, और संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान क्या है? इसी पर आधारित है। अब तो हमको आपको इसको पर को बता दिए, चलिए अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। पुरातत्व है क्या? पृथ्वी के गर्भ में, यानी पृथ्वी के अंदर जो वस्तु छिपी हुई है, क्या छिपी हुई है? जो वस्तु छिपी हुई है
उसको हम लोग खोद कर निकालेंगे और उससे पता करेंगे कि भाई यह वस्तु क्या है, कैसा है, कब से है, इसका मतलब क्या है, या क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, और इस सारे चीज़ों के बारे में जब हम पता कर लेंगे तो उसे क्या कहेंगे, पुरातत्व कहेंगे। ठीक है ना, पुरातत्व कुछ भी हो सकता है। और इससे हम लोग मानव की संस्कृति के बारे में पता करते हैं कि भाई ये जब से है उस समय मानव थी कि नहीं, अगर अगर मानव थी तो मानव की उस समय क्या दशा थी, कैसे मानव रहते थे। ठीक है ना, उनकी संस्कृति क्या थी, कैसे कमाते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, इस सब के बारे में कहाँ से पता चलता है, तो पुरातत्व से पता चलता है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता का जो सारा ज्ञान है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं वो किससे किससे पता करते हैं, तो पुरातत्व से पता करते हैं। ठीक है, और सभ्यता का आप लोग सभ्यता का अर्थ समझते होंगे, सभ्य, जहाँ के लोग क्या होंगे, सभ्य होंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं लोग सभ्यता। और हड़प्पा एक सभ्य लोगों की क्या थी, नगर थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न का, जो है प्रश्न 2, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि, तो कार्बन 14 विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कहा जाता है। तिथि निर्धारण, ठीक है, तिथि निर्धारण का अर्थ क्या हुआ, आगे चलते हैं कि कार्बन 14 विधि से हम किसी भी पदार्थ की आयु की गणना करते हैं कि वह पदार्थ कितनी साल पुराना है, और जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है उसे उतना ही पुराना समझा जाता है, और इसके क्षय होने की प्रक्रिया को रेडियोथर्मी कहा जाता है। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें कहा क्या गया है कार्बन 14 विधि में कि यह क्या है, किसी वस्तु की काल की गणना करता है। जैसे कि धरती के अंदर कोई वस्तु दब गई है और उसकी खुदाई करके हम निकालते हैं, तो उसके बारे में पता करेंगे भाई यह कितनी साल क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, कितनी साल पुरानी है। और जो कार्बन 14 है या C14, यह सारे वस्तु में हमें अपने हर एक चीज़ में क्या पाई जाती है, समान मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना, और वस्तु के अंत के बाद वह मिट्टी में दब गई तो उसमें क्या होती है, कार्बन 14 का धीरे धीरे क्या होता है, खात्मा होने लगता है, यानी कि क्षय होने लगता है। ठीक है ना, जिसे रेडियोधर्मिता कहते हैं। और जितना यह अंत होगा, जिसका जितना यह खत्म होगा कार्बन 14, ठीक है ना, उतना ही वस्तु को क्या माना जाता है, पुराना समझा जाता है। वस्तु को उतना ही क्या क्या समझा जाता है, पुराना समझा जाता है। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि पुरानी वस्तुओं को काल को बताने के लिए क्या किया जाता है, कार्बन 14 विधि को कार्बन 14 विधि से बताया जाता है। ठीक है, और इसके क्षय होने की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। चलिए आपका अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा लिपि, ठीक है, हड़प्पा लिपि का अर्थ क्या होता है जी, लिपि का अर्थ हुआ है लिखा हुआ। ठीक है, तो हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानता है। ठीक है ना, तो हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लिपि जैसे कि हम लिखे हैं ना, इसी को लिपि बोलते हैं। तो इसको हम लोग आज तक हड़प्पा जो पहले आज से 2500 साल वर्ष पुराना जो सभ्यता है, कितना साल, 2500 साल जो पुराना सभ्यता है, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों, क्योंकि उसकी लिपि जो है ऐसे नहीं लिखी गई थी, जैसे हम लिखे हैं ना अक्षर अक्षर, ऐसे नहीं लिखी गई थी। उसकी लिपि को ऐसे चित्र की तरह, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे चित्र की तरह, मतलब चित्र बना बना कर, ठीक है ना, चित्र ऐसे बना बना कर ऐसे करके लिखी गई थी, जिससे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। ठीक है ना, और इसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, और इसमें की दूसरी बात यह बात है कि इस लिपि के बारे में खास मुख्य बात है कि इस लिपि को, ठीक है, इस लिपि को दाईं से, इधर से दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। ये हमारी लिपि जो लिखे हम जो लिखते हैं लोग, या इधर से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन में हड़प्पा सभ्यता में दाईं ओर से लिखते थे। जैसे अभी मुसलमानों में लिखते हैं लोग, ठीक है ना, उर्दू जो लिखते हैं लोग वो कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन इसमें ऐसा क्या था, ये भी दाईं से बाईं की ओर यहाँ से लिखते थे। ठीक है, ऐसे माना गया है। ठीक है, चलिए अब आपको आशा है कि समझ गए होंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। ठीक है ना, प्रमुख स्थलों को लिखे। ऐसा ही पूछ सकता है, इसका वर्णन करें, तो वर्णन करने के लिए आएगा तो दीर्घ उत्तरीय में आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो आज तक कभी पूछा नहीं है, ना ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए इसके स्थलों के नाम जान लेते हैं। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक सभ्य लोगों की क्या है जी, सभ्य लोगों की रहने की एक जगह है। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे नगर है। जैसे भारत एक राष्ट्र हो गया, देश हो गया, इसमें बहुत सारे राज्य है। उसी प्रकार यह क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया, और इसमें छोटे छोटे क्या है, बहुत सारे राज्य है, यानी कि छोटे छोटे नगर है। क्या है, छोटे छोटे नगर है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 गो नगर बना दिए। ऐसे करके 7-8 नगर थे हड़प्पा सभ्यता में, जिसमें प्रमुख जो नगर थी, वह नगर थी हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, ठीक है। प्रमुख नगर क्या थी? हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, चहुद्रो थी, कालीबंगा थी, लोथल था और बनावली था। ये सारे प्रमुख नगर है, ठीक है। इसके अलावा और सारे भी नगर थे। आशा होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था कैसी थी। सड़क व्यवस्था आप लोग समझ ही गए होंगे कि सड़कें कैसी होती, जैसे आज हम लोग की सड़कें कैसी होती है, तो उसमें नाला वाला मतलब सब कुछ, पानी बारिश हो जाए तो सारे सड़कें क्या हो जाती है? भर जाती है। लेकिन पहले की सड़कें कैसी थी, चलिए समझते हैं। तो यहाँ की सबसे प्रमुख अगर व्यवस्था समझी जाए ना, तो वह थी यहाँ की सबसे लंबी चौड़ी और समतल सड़कें। वहाँ की जो सड़कें थी एकदम चौड़ी थी और पूरे तरह से क्या थी? बराबर थी। और इसकी मुख्य जो सड़कें थी उसकी लंबाई कितनी थी? 9.15 मीटर। कितनी थी? 9.15 मीटर। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता की सड़क है, ठीक है ना। इसकी हम लंबाई की बात करें, ठीक है ना, लंबाई की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो कितनी थी? तो 9.15 मीटर थी, 9.15 मीटर, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते थे राजपथ। क्या बोलते थे? राजपथ बोलते थे, ठीक है ना। और बाकी जो छोटी छोटी नगर सड़कें थी, छोटी छोटी भी बहुत सारी सड़कें थी जो क्या होकर इसमें मिलती आती थी। जैसे यहाँ से कोई सड़क आ गई, ऐसे कोई सड़क आ गई, ऐसे यहाँ पर कोई सड़क आ गई, नीचे से कोई सड़क आ गई, यहाँ से कोई सड़क आ गई, यहाँ से भी कोई सड़क इसमें मिल सकती है, ठीक है ना, इधर से भी कोई मिल सकती है। तो ये जो सड़कें थी, ये सड़कें इस मेन सड़क में, ठीक है ना, जो मेन सड़क है इसमें एकदम समतल अर्थात सीधा आकर मिलती थी। कैसे मिलती थी? सीधा, ठीक है ना। जिससे होता क्या था कि सड़क पे बहने वाली हवा, ठीक है ना, यहाँ से बहने वाली जो हवा थी, यहाँ पे जो हवा थी, उससे क्या होता था? कचरा अपने आप साफ हो जाता था, ठीक है। इसको साफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जब सड़क ऐसी थी तो यहाँ पे तो नगर अलग अलग बट गए जी। यहाँ पे 5-6 घर हो गया, यहाँ पे 5-6 घर हो गया, यहाँ पे 5-6, ऐसे 5-6, तो ऐसे क्या हो गया? नगर भी बट गए थे, ठीक है ना। और तीसरी बात अगर इसकी माना जाए सड़क की प्रमुख व्यवस्था में, तो यहाँ की सड़क के किनारे क्या बने थे? नलकूप बनाए गए थे, नाला जिसको हम लोग बोलते हैं लोग। प्रत्येक सड़क के किनारे क्या बने थे? नाला भी बने थे, जिससे पानी क्या हो जाए? बारिश के पानी उस नाला में चले जाए, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसमें लिख दिया है, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार का वर्णन करें। अभी मैंने आपको बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग 6 प्रमुख क्या थे? नगर थे, ठीक है, जिसमें एक मोहनजोदड़ो भी था। इस मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है कि इसमें एक स्नानागार मिला है। स्नानागार का अर्थ होता है स्नान करने वाला क्या? एक पोखरा। स्नान करने वाला एक पोखरा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है? पोखरा है आपके, ठीक है, क्या है? पोखरा है, ऐसे ही पोखरा था, ठीक है। और वह बहुत ही महत्व था, ठीक है ना। सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में सार्वजनिक स्नानागार का क्या है? बहुत बड़ा क्या है? योगदान है अपना, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ की यह सिंधु नदी की घाटी जो था, यह कला का अद्वितीय नमूना था, ठीक है ना। जिसकी जो लंबाई थी, ठीक है ना, इस पोखरा को हम मान लेते हैं इसकी लंबाई, ठीक है। इस जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोखरा है, ठीक है, इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो वह कितनी थी? 9 फुट थी। इसकी ये चौड़ाई की बात करें तो 23 फुट थी। और इसकी अंदर की जो गहराई होती है, गहराई की बात करें, वह 8 फुट थी, ठीक है। कितनी थी? 8 फुट थी। अगला इसके बारे में इस स्नानागार के बारे में फैक्ट की बात किया जाए, ठीक है, तो इसकी जो ऐसे अनुमान है कि यहाँ पे जो दोनों तरफ से क्या बने थे? सीढ़ियाँ बनी थी, उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उत्तर और दक्षिण, यहाँ से भी, इधर से भी और ऊपर से भी, ठीक है ना। क्या बनी थी? सीढ़ियाँ बनी थी, ठीक है, उतरने के लिए और बाहर निकलने के लिए, ठीक है, अंदर नहाने के लिए, फिर बाहर निकलने के लिए सीढ़ियाँ बनी थी, ठीक है ना। और ऐसा अनुमान है कि यह जो स्नानागार है, ठीक है ना, इसका उपयोग, ठीक है, कब किया जाता था? स्नानागार का उपयोग कब किया जाता था? तो जो कोई खास पर्व आता था तो उसके लिए इसमें सारे लोगों को क्या नहाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और इसमें से पानी निकालने के लिए भी उचित व्यवस्था थी, ठीक है। और अंदर डालने के लिए भी, पानी अंदर जाने के लिए भी कुएं द्वारा डाला जाता था, ठीक है। अच्छा, आशा है कि आप सब इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना करना है। हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की विवेचना करना, चलिए समझ लेते हैं कि यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। यह जो हड़प्पा सभ्यता है कितना दूर में कितना फैला हुआ था। तो सबसे पहले इसका फैक्ट की बात है कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन के सभी सभ्यताओं में सबसे विशालतम सभ्यता मानी जाती है। जैसे कि बहुत सारे सभ्यता है,
यह भारत की सभ्यता है। इसी प्रकार चीन की भी सभ्यता थी, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। क्रीट की सभ्यता थी। ऐसे बहुत सारे क्या थी, सभ्यता थी, जिसमें सारी सभ्यताओं में से, ठीक है ना, सारी सभ्यताओं में से अगर सबसे बड़ा कोई सभ्यता है, ठीक है, सबसे बड़ा कोई सभ्यता है तो वह है कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। और यह था किधर, हड़प्पा सभ्यता के आप लोग तभी केवल सुने होंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसको बताते हैं, यह है कहाँ। अभी तो इसको खंडहर बना दिया गया है, खंडहर की तरह है, लेकिन इसके बारे में पता किया जाए, ठीक है। तो यह है कहाँ, तो यह है भारत के, ठीक है ना, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, जैसे कि यह उत्तर हो गया, ठीक है, या दक्षिण हो गया, या पूर्व हो गया, या पश्चिम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे कश्मीर है, क्या है जी, कश्मीर है, ठीक है। इसी के अंदर यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पे पूर्ण रूप से फैला हुआ है, ठीक है ना, यहीं पे पश्चिम और उत्तर के मध्य में क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से आपका ऐसे भारत आ गया, ठीक है, ऐसे भारत आ गया, और यहाँ से इसका ऐसे पाकिस्तान हो गया। तो ज़्यादातर यह पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान में ज़्यादा है, और हमारे भारत देश में क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि किधर फैला है, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर फैला है, और भारत के पश्चिमोत्तर भागों में, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसकी आकृति की। तो इस सभ्यता की जो आकृति है वह थी त्रिभुजाकार। कैसी थी, तो त्रिभुजाकार थी, ऐसे त्रिभुज की तरह थी, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात कर लें, ठीक है, लंबाई की बात, तो पश्चिम से यहाँ से पूर्व तक की लंबाई जो है, पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई थी वह थी 1600 मीटर। कितनी थी, 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई थी वह थी 1100 किलोमीटर, ठीक है, 1100 किलोमीटर। और कुल इसका क्षेत्रफल की बात की जाए, कुल क्षेत्रफल की बात की जाए, इसका पूरा क्षेत्रफल तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर थी, ठीक है। अच्छा है, आशा है कि आप सब इसको अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका लास्ट प्रश्न है यह 8 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन। हाँ, तो आपकी अगली प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों को लिखिए। आखिर यह सभ्यता का खत्म कैसे होगा, आखिर यह सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, इतनी बड़ी विशाल सभ्यता थी, कैसे यह खत्म हो गई और ये खंडहर के रूप में बदल गई। चलिए इसके बारे में पता करते हैं। तो आपको हमने पहले ही बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसको पढ़ नहीं पाए थे, ठीक है ना, उसको आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो इसके बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है कि भाई इसका अंत कैसे हुआ, ठीक है, इसका अंत कैसे हुआ। लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, कुछ कुछ पुरातात्विक क्या मिले हैं, वस्तु मिले हैं, जिससे क्या करते हैं, हमारे इतिहासकार ने अपना मत दिया है कि भाई इसका पतन ऐसे हुआ है, इसका अंत ऐसे हुआ है, ठीक है ना। उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला इसमें का पहला विचार है कि बाढ़ के कारण, ठीक है ना, पहला विचार है कि बाढ़ के कारण इसका अंत हो गया होगा, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया होगा। कैसे, तो जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगरी थी सभी नगरें किसी न किसी नदी के किनारे बसी ही थी। जैसे कि मान लीजिए पूरा हड़प्पा सभ्यता ही तो पहले सिंधु नदी किनारे बसी थी। इसके सारे नगर भी थे, जो सारे नगर थे, राज्य जिसको बोल सकते हैं, वह सारे राज्य क्या थे, किसी न किसी नदी के किनारे बसी ही थी। जिसमें क्या होता था, प्रति वर्ष क्या होती थी, बाढ़ आती थी और क्षति होती थी। तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन अचानक बहुत ही भयंकर बाढ़ आ गए होंगे और इसका पतन हो गया होगा, ठीक है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे पहला कारण। दूसरा कारण है क्या इसका, ठीक है, इसका दूसरा कारण है जलवायु, ठीक है। दूसरा कारण क्या है इसका, तो जलवायु कारण है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का पतन का दूसरा कारण परिवर्तन। जलवायु में कैसे परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे घने जंगल थे, और घने जंगल होने के कारण बाढ़ भी ज़्यादा आती होगी, ठीक है ना, बारिश भी ज़्यादा होती थी। तो इस बारिश से तंग होकर क्या किए होंगे लोगों ने, जंगलों को काटना शुरू कर दिया होगा, ऐसा अनुमान है। पूर्व से पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन अनुमान है कि जंगलों को काटना शुरू किया होगा और अचानक से वायुमंडल में, ठीक है ना, परिवर्तन हो गया होगा, जलवायु में नदियाँ सूख गई होगी, फसलें भी सूखने लगे होंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके क्या हो गया होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा, ठीक है। इसका तीसरा कारण हो सकता है, ठीक है, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण का अर्थ आप लोग समझ नहीं रहे होंगे, आपको बताता हूँ कि आपसे पहले ही बोल चुका है कि इस समय हड़प्पा के समय बहुत सारे सभ्यता भी थी, जैसे कि मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो ऐसे हो सकता है कि इन सारी सभ्यताओं में से किसी एक सभ्यता ने, या फिर कोई सब मिलजुल कर भी, या फिर आर्यों ने भी, आर्य जो लोग थे वो लोग क्या होगा, मिलजुल कर आकर हड़प्पा सभ्यता की इतनी बढ़ती निवासी को देखकर, बढ़ती इसकी
विशालतम सभ्यता को देख कर क्या हो गया होगा, इस पे आक्रमण कर दिए होंगे और इसको ख़त्म कर दिए होंगे। ठीक है। तीसरा इसका कारण हो सकता है महामारी। क्या है? महामारी। जैसे कि अभी हम लोग महामारी के बारे में समझते हैं कि हो सकता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई होगी, जैसे मलेरिया, कोई टाइफाइड, कोई ऐसी बुखार चल गया होगा, कोई वैसी बीमारी आ गई होगी जिससे सारे लोग इसके शिकार हो गए होंगे और हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। जैसे कि हमारे भारत में 2019 से क्या चल रहा था, तो कोरोना चल रहा है। ठीक है। क्या चल रहा है जी? कोरोना आया था और सारे लोग इसमें, लगभग बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मारे भी गए थे और इसके कारण लॉकडाउन लगा था। तो ऐसे हो सकता है कि वहाँ पे सारे लोगों में क्या फैल गया होगा, कोरोना या फिर कोई ऐसी बीमारी फैल गई होगी और सारे लोग मारे गए होंगे, मर गए होंगे, पतन हो गया होगा। ठीक है। और कोरोना से याद आया कि आप सब बहुत ही खुश होंगे कि कोरोना के कारण भी अभी तक हमारे एग्ज़ाम में अभी तक भी हमारे एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, पूछे जाएंगे। तो हमने आपको ये सब अच्छे से पार्ट वन को पढ़ा दिया है। ठीक है ना। अब आपको बताते हैं कि इसका आगे आपको करना क्या है, इसके आगे करना क्या है। ठीक है। कि इसका पीडीएफ नोट्स लेना है। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आपको यहाँ पे आइकन में, ठीक है ना, 2 नंबर ठीक है दिख रहे होंगे। ठीक है। 2 नंबर दिख रहे होंगे। किसी एक नंबर पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे क्या करना है, मैसेज करना है और हमसे बोलना है कि सर हमको पीडीएफ चाहिए। आपको पीडीएफ भेज दिए जाएंगे और वो भी पूरे फ्री में। ठीक है ना। अब पीडीएफ मिलने के बाद आपको करना क्या है, उसका 2 कॉपी नहीं कराना है, उसको खुद से लिखना है। क्या करना है, आपके एक कॉपी लेना है और सारे 8 प्रश्न को खुद से आपको अच्छी हैंडराइटिंग में, ठीक है ना, लिखना है, ताकि एक बार लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए और लिखने से आपको याद भी हो जाएगी। और 1-2 बार अपने से पढ़ लीजिए, पूरा एक पार्ट 8 प्रश्न आपके दिमाग में इस प्रकार से सेट हो जाएंगे कि आप उसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। और यहाँ से कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछे, आपको इस पार्ट से आसानी से बना देंगे। और आपसे एक और बात बता दूँ कि यह सब्जेक्टिव का क्लास था और शाम को हम इसके बाद शाम को, ठीक है ना, इसी पार्ट का हड़प्पा सभ्यता का पूरे ऑब्जेक्टिव को, जो VVI ऑब्जेक्टिव होती है, सारे ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम मिलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के साथ शाम के वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा है, ठीक है ना, अगर यह क्लास अच्छा लगा है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है ना। ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ उठा सके, इस पीडीएफ को उठा सके। ठीक है ना। और वो भी अच्छे मार्क्स ला सके। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप अच्छे से क्लास की तैयारी कर सकें। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।